गुड आफ्टरनून। और अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव पोलैरिटी की। नेगेटिव पोलैरिटी के एग्जाम्पल्स की, मतलब उदाहरण की। और नेगेटिव पोलैरिटी के उदाहरण का सबसे पहला उदाहरण जो उन्होंने दिया है वो है गेंगीज खान। अब वो ये गेंगीज खान वही है जिसे हम लोग चंगेज खान कहते हैं। मेरे ख्याल से वही है जिसके बारे में लॉ ऑफ वन में भी बताया गया था। ये बहुत ही खूंखार इंसान था। पूरी दुनिया के ऊपर विजय पाना चाहता था, पूरी दुनिया अपनी बनाना चाहता था। मैं हैरान हूं कि कहीं पर भी नेगेटिव पोलैरिटी की बात आती है तो अडोल्फ हिटलर और चंगेज खान का नाम आता है। अलेक्जेंडर का नाम कहीं नहीं आता क्योंकि वो भी तो निकला था दुनिया जीतने। खैर, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरिटोक्रेसी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉम्पिटिटिव सोसाइटीज दैट। एक मिनट। तो मेरिटोक्रेसी मतलब एक होता है एरिस्टोक्रेसी, मतलब के ऊंचे लोग होना, और एक मेरिटोक्रेसी का मतलब है कि जिसके अंदर ताकत है वो राज करे। वो जो जिसमें जितनी काबिलियत और ताकत होगी उतना वो पाएगा, उतना वो जीतेगा, उतना जिस जो उसके अंदर गुण होंगे उसके हिसाब से उसकी उसका स्टेटस होगा, उसकी कमाई होगी, उसके पास पैसा होगा और उसको ऊंचा पद दिया जाएगा। और यहाँ पर ऐसी सभ्यताओं में ये लोग एक जैसे, मतलब इक्वालिटी के सब एक जैसे स्तर पर हों या इक्वालिटी हो ऐसा नहीं मानते। और सभी को एक जैसा मौका मिलना चाहिए, सभी को एक तरह की जिंदगी जीनी चाहिए, ऐसा भी नहीं मानते। अब ये लोग उसे गेंगीज खान क्यों बोलते हैं और हम लोग उसे चंगेज खान क्यों बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। और ये दो अलग लोग हैं तो भी मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे यहाँ पर लिखा है कि मंगोलिया से आया था, मेरे ख्याल से वही इंसान है। और इसे पैदा जब हुआ था तो इसे तिमुजिन बोला करते थे। मंगोलिया में 1162 में पैदा हुआ था। बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ और सड़क के ऊपर एक वो होते हैं ना कबीले, उस तरह से जो जगह जगह जाते हैं, एक रात यहाँ रुक गए फिर आगे चल के गए, इस तरह के कबीले में पैदा हुआ था वो। जैसे कि उसके पूरे परिवार वाले और कबीले वाले। मंगोलिया के ये जो लोग थे, मंगोलिया कहाँ है मुझे याद नहीं है। मंगोलिया पता नहीं, वो चाइना के साइड में कहीं पे होगा, तो वहीं होगा। तो मंगोलिया के साइड के जो देश थे, आ, उनके उनकी जो जमीन थी वो रशिया और नेपाल इंडिया के बीच में थी। चाइना वही, तो जिसके मंगोलिया जिसको आज हम लोग चाइना कहते हैं, तो वो जो जमीन थी मंगोलिया की, जो मंगोलिया का जो देश था वो एक तरह से हिंदुस्तान, नेपाल और रशिया के बीच का जो हिस्सा है। किर्गिस्तान तो वो साइड में आ गया। बीच के हिस्से को मेरे ख्याल से चाइना ही बोला जाता है, वहां पर थी। और ये जो मंगोल देश जो थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे, कई हजारों सालों से लड़ रहे थे, कई 100 सालों से, हजारों सालों से लड़ते ही रहते थे आपस में। ये सारे चाइनीज, मंगोलीज सब लड़ते ही रहते हैं, पता नहीं। तो जब चंगेज खान छोटा था, जवान था, छोटा मतलब, तो उसने उन लोगों को मिला दिया था। उन लोगों को इस तरह से मिलाया कि उसने बड़ी ही बेरहमी से, बेदर्दी से अपने कबीले में जो उसके सामने खड़े हो सकते थे ताकतवर, उनको सबको मार डाला और खुद उस कबीले का सरदार बन गया। और इस तरह से मेरे ख्याल से लड़कर शायद उसने
इन सभी मंगोल देशों को एक तरह से एक कर लिया। अब कैसे एक कर लिया आगे जानते हैं। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि उसने मार दिया और खुद ताकतवर बन गया, एक तरफ कह रहे हैं कि उसने सबको एक कर लिया। तो उसने क्या किया, सबको एक साथ, सारे कबीलों को एक साथ लाकर, सबको एकत्र करके उसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और 50 साल तक लड़ता रहा। मतलब एक कबीले पे उसने विजय पाई, उनको अपनी सेना में तैयार किया, उनके साथ मिलके दूसरे कबीले पे विजय पाई। इस तरह मंगोल के सारे देशों और कबीलों को उसने अपने अंडर ले लिया और 50 साल तक रोज कंटिन्यूअस वो लड़ता रहा। सबसे बड़ा राज्य बना था तब ये, जब इतिहास में उस समय पर किसी एक इंसान के नीचे अगर कोई राज्य हो तो वो सबसे बड़ा राज्य था। यहाँ पर ये राज्य कहाँ से था, साउथ ईस्ट एशिया से लेके, ओ माय गॉड, से लेकर मिडिल यूरोप तक। मतलब वो रशिया को पार करके, चाइना को पार करके, साउथ ईस्ट एशिया मतलब पूरे नीचे सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, सबको पार करके वो यूरोप तक चला गया। बाप रे। और उसका ये जो समय था, ये जो पीरियड था, ये 1206 से लेकर 1405 तक चला। 200 साल है। 1206 से 200 साल। 200 साल कैसे हो गया, 200 साल कैसे जी लिया वो? 1162 में तो पैदा ही हुआ था, तो कुछ 40 साल, 44 साल का होगा। और ये जो राज्य था ये 200 साल तक इसने खुद सिर्फ अकेले नहीं इसको बढ़ाया, आ, ये उसके बच्चों ने भी किया। अच्छा, तभी तो वो अकेला ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं था, उसके बच्चे भी यही सब करते थे। और उन्होंने अपने मंगोलिया के देशों को इस तरह से बना दिया कि वो खुद चाइनीज डिनेस्टीज, जो चाइना के रूलर थे, मतलब चाइना और मंगोल अलग था, तो चाइना ने मंगोल के ऊपर कब्जा किया, तो चाइना के जो रूलर थे उनसे वो लोग लड़ सकें, उनको उस काबिल बना के वो खुद यूरोप की तरफ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी तान है उस तरफ चला गया। और मंगोल एम्पायर सबसे ज्यादा ताकतवर राज्य था उस समय का। मिडिल एजेस, जिसको आई थिंक रेनेसांस बोलते हैं, मिडिल एजेस, जिसके उन मिडिल एजेस के ऊपर टैरो कार्ड्स के चित्र जो हैं वो उस हिसाब से बने हुए हैं, रेनेसांस के हिसाब से, मिडिल एजेस के हिसाब से। तो मंगोल एम्पायर जो सबसे ज्यादा ताकतवर सुपर पावर था उस समय पर, उन्होंने उस समय पर एक रास्ता था जिसे कहा जाता था सिल्क रोड, सिल्क रोड के बनाया था। और उस रास्ते, यूरोप से लेके चाइना तक उस रास्ते बिजनेस होता था, काम होता था, ताकि उस रास्ते पर जितने भी लोग अपने बिजनेस करने के लिए, कपड़ा बेचने, धान बेचने, कोई और चीजें बेचने के लिए जो आते हैं जाते हैं, आ, वो इन लोगों ने बनाया कि वो आराम से वो अपना धंधा कर सकें। आ, चाइना से लेकर यूरोप तक लोग आते थे जाते थे, और उस बिजनेस को सेफ रखने के लिए, और वो लोग ठीक से बिजनेस कर सकें, इस वजह से उन लोगों ने वो रोड बनाई जिसको सिल्क रूट कहा जाता है।
जिसकी वजह से यूरोप और चाइना के बीच में एक कनेक्शन बना, और उनके दोनों के बीच में सभ्यता का, संस्कार, और जो कहते हैं ना कि कल्चर, उसका आदान प्रदान हुआ। और दोनों सभ्यताएं, यहाँ की भी वहां की भी, वो और ज्यादा सुंदर होती गई, बेहतर होती गई। आ, एक दूसरे से सीखा। जैसे ब्लू पॉटरी होती है वहां पर मोरक्को में, वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मंगोल एम्पायर से शुरू हुई थी। वो चाइना, मंगोल, रशिया, इन सब का मिला जुला एक तरह से आर्ट कल्चर जो था, अ, चीजें बनाने का तौर तरीका, कार्विंग, स्कल्पचर, पॉटरी, ये सब चीजें जो हैं वो एक दूसरे से सीख के और बेहतर होके बेहतर होती रही। अम, साथ में ये भी हुआ कि इस रूट की वजह से जो प्लेग था, जो महामारी थी, वो यूरोप से 15वीं सदी में चाइना तक पहुंची। यूरोप से 15वीं सदी में चाइना तक ये महामारी पहुंची। इसीलिए 1600 लिखा है, अच्छा 1400, अच्छा तभी 1405 के बाद वो उनका एम्पायर खत्म हो गया। 30 करोड़ लोग, बाप रे, 30 करोड़ लोग चंगेज खान के सेनाओं ने मारे इन 50 सालों में। 30 करोड़, 30 करोड़ लोग मारे, जंग में मारे गए। और हमको लगता है कि आज की पॉपुलेशन ज्यादा है, और हमें लगता है कि भूत प्रेत कहाँ से आते हैं। तो भूत प्रेत तो होंगे चाइना से, मंगोल से, सबको मारता मारता, सारे देशों को अपना बनाता हुआ, नॉर्थ इंडिया से वो सबको मारता हुआ यूरोप तक पहुंचा। उन लोगों के भूत प्रेत नहीं घूमते होंगे? घूमते ही होंगे। तो 30 करोड़ भूत प्रेत तो यही हो गए जो चंगेज खान ने मारे। दूसरे हो गए वर्ल्ड वॉर 1 के, फिर हो गए वर्ल्ड वॉर 2 के। बाप रे, 50 सालों में कितना, कितना बेदर्द, बेरहम होगा। और उसने अपनी सेना को वैसा बना दिया। और ऐसे टाइम पे वो कहते हैं कि चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो आधी हो गई थी। मैं कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन ना बोलूं तो अच्छा है। उसने आ, बड़े तौर पे एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना, इसके हिसाब से मास एक्सटर्मिनेशन, मतलब कि उसने पूरे के पूरे शहर तबाह कर देता था। और ये उसका सबसे पसंदीदा तरीका था राज करने का। आज क्या कर रहे हैं? पूरे के पूरे गांव और शहर ही तो तबाह कर रहे हैं। कभी बीमारी के नाम पे, कभी उसके इलाज या उसके दवाई के नाम पे, या अम, ये बाढ़ और लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक, इसके नाम पे जो नकली करवाए जा रहे हैं, असली तो कुछ भी नहीं है इसमें से। आज क्या कर रहे हैं? तो उनसे, चंगेज खान से कहीं ज्यादा गए गुजरे हैं आज के लोग। क्योंकि चंगेज खान तो जो करता था सामने से सीना ठोक के करता था। ये लोग तो पीठ पीछे छुप के कर रहे हैं। ये लोग तो मुंह के ऊपर बहुत अच्छे बन के और पीठ पीछे छुप के कर रहे हैं। बहुत ही निहायत ही गिरे हुए लोग हैं ये जो ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं, बहुत दुनिया को चला रहे हैं और पैसे वाले हैं। ये उसका सबसे पसंदीदा तरीका था, शहर के शहर तबाह कर देना। और कुछ शहर इसलिए बच जाते थे अगर वो खुद को उसके सामने घुटने टेक दें और बोले कि हाँ भाई, तू ले ले, तेरे को जो चाहिए तू कर ले राज,
हम तू जो बोलेगा हम मान लेंगे। और जो लोगों ने ऐसा किया उनको गुलाम बना दिया जाता था, गुलाम बना के साथ में ले जाता था जंग पर, उनको बेच देता था, गुलाम बना दिया जाता था। vassals and slaves। मंगोल्स जो थे अपने आप में बहुत घमंड करते थे, क्योंकि वो जो लोहा बनाते थे, वो जो लोहा जिस तरह से बनाते थे ना, वैसा आज तक कोई बना नहीं पाया। ये हकीकत है। तो वो जिस तरह से लोहे की चीजें बनाते थे, लोहे के खंबे, अब पता नहीं वो कुतुब मीनार के सामने एक खंबा जो है वो उन्होंने बनाया या किसने बनाया, लेकिन वो मंगोल्स जो थे, मुगल्स और मंगोल्स में अंतर है। मुगल्स बाद में आए, मंगोल्स जो थे वो जिस तरह से लोहे की जो चीजें बनाते थे, औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, उस पे वो गर्व करते थे। और आमतौर पे वो सर्दियों में लड़ना पसंद करते थे, क्योंकि दूसरे देशों दूसरे देशों के जो सेनाएं थी, उनको सर्दियों में बहुत ठंड लगती थी, और वो सर्दियों में लड़ना पसंद नहीं करते थे, कमजोर महसूस करते थे, क्योंकि सर्दियों में बाहर निकल के लड़ना आसान है क्या। तो जो आदमी होते थे उन सबको आर्मी में, सेना में भर्ती कर लिया जाता था, और कौन कितना लड़ा, किसने कितने लोग मारे, उसके बाद उन लोगों को तमगे दिए जाते थे। बाप रे, ये है असली इतिहास। कंपटीशन मतलब एक दूसरे से बेहतर करने की जो होड़ है, उसकी आदत सी पड़ गई इन लोगों को। और जंग में जैसे चंगेज खान की सभ्यता या उसकी आदत थी कि जो जितना ताकतवर, जिसका जितना टैलेंट लड़ने का, उसको उतना मिलेगा। तो वही मंगोल्स के, जिन मंगोल्स को ये पीछे छोड़ गया था, मंगोल जो लोग थे, उनके उन लोगों ने चंगेज खान का ये तौर तरीका अपना लिया था, और लड़ने का, मारने का, हमेशा सब इसी होड़ में रहते थे कि उन्हें ताकत मिले। मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं, और नाम हो उनका कि कौन लड़ाई में जीता। और इसकी वजह से जो डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन, इसकी वजह से जो अनुशासन था, वो इतना सख्त हुआ करता था, इतना सख्त कि जो गरीब और बेचारे गरीब लोग जो सड़कों के किनारे रहते थे, जिनके पास रहने को घर नहीं थे, खाने को कुछ नहीं था, जो लड़ना नहीं जानते थे, इसके पूरे राज में वो लोग भी सुरक्षित थे। वो लोग भी इसकी सड़कों के ऊपर सुरक्षित थे। इतना ज्यादा अनुशासन था। और अगर कोई उसके अनुशासन के खिलाफ जाता, तो उन्हें सीधे मार दिया जाता, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी। इतना, इतनी दहशत थी उसकी, चंगेज खान के उसूलों की, उसके अनुशासन की। धरती के ऊपर चंगेज खान जैसे बुरे बहुत कम लोग हुए हैं, लेकिन पता नहीं, हालांकि चंगेज खान जैसे बुरे हुए होंगे, उसको राज करना था, उसको नाम चाहिए था, उसको जमीन चाहिए थी, उसको ताकत चाहिए थी। लेकिन सोचा जाए तो उसका अनुशासन, उसकी वजह से आम इंसान, गरीब इंसान
अंधेरी रात पर भी सड़कों के ऊपर सुरक्षित था। कितनी बड़ी बात है। आज ये डेमोक्रेसी के अंदर आप सुरक्षित हो? आप अपने घर में सुरक्षित नहीं हो। आज मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि एक पेपर, न्यूज़पेपर होगा या कोई टीवी चैनल होगा, उस उन लोगों ने एक रेप का क्राइम कवर किया था, जर्नलिस्ट ने। और कुछ इस तरह के काम शिवसेना के उन लोगों ने बताए होंगे। तो शिवसेना के आदमियों ने उनके ऑफिस में घुस के उनके सीईओ को किडनैप किया और जर्नलिस्ट को बीच सड़क में धो दिया, पकड़ के मारा खूब। ये डेमोक्रेसी है? इससे तो ये चंगेज खान का ये राज अच्छा था। और ऊपर से सिल्क रूट, सोचो कितना लंबा। कहाँ? चाइना, चाइना से नेपाल, हिंदुस्तान से होता हुआ, मतलब हिमालय के उस तरफ, कश्मीर की घाटियों से उधर से होता हुआ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडस नदी और वो सब से होता हुआ यूरोप, रशिया को पार करके, मिडिल ईस्ट को पार करके, रेगिस्तानों को पार करके यूरोप तक इतना लंबा वो सिल्क रूट। और वहां पर बिजनेस करने वाले सभी सुरक्षित थे और बिजनेस करते थे। सड़क के किनारे, मतलब सड़क पर आम चलते थे, ऐसे वो अपने जो भी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, जो भी चलता था उस समय पर। बिजनेस वाज सेफ, आम इंसान वाज सेफ। खाली आदमियों को, जो ताकतवर आदमी होते थे, उनको या तो गुलाम बना लिया जाता था और या तो उनको आर्मी में भर्ती किया जाता था। आम इंसान तो सेफ था। कमाल है। ओके, पता नहीं अब क्या बोलूं मैं, सुनने में तो ओके। तो चंगेज खान, हाँ, ये उसका वो 5% था, 5% पोलैरिटी थी। ओ, चंगेज खान जैसे शुद्ध राक्षस बहुत नहीं पैदा हुए धरती पे, आजकल हैं सारे। हालांकि रा कहते हैं कि वो ग्रेजुएट कर गया फोर्थ फिफ्थ में, क्योंकि उसने 5% दूसरों की सेवा या उससे कम, वो ग्रेजुएट कर गया। तो उसकी जो उसका जो झुकाव है, उसने 5% दूसरों की सेवा की होगी या उससे कम की होगी। और ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी सेवा है कि उसके देश के, उसके राज्य के लोग सुरक्षित थे। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। उसने अच्छे काम करने की कोशिश की। उसने बिजनेस काम, इसको सिविल गवर्नमेंट वगैरह, इसको उसने बढ़ाने की कोशिश की। और काउड एंड इंटिमिडेटेड पीस, उसने अपने राज्यों में शांति भी स्थापित करने की कोशिश की। अच्छा, इस तरह से शांति स्थापित की, दहशत दिखाकर। ओके, डर डर से शांति स्थापित की आ, चंगेज खान ने, डर दिखा के। और कहा जा सकता है कि उसकी जो पॉलिसी थी वो उसके लिए आ, तो बहुत फायदेमंद थी कि वो सबके ऊपर कंट्रोल पा सकता था और सब उसकी सुनते थे। ही हिमसेल्फ बिलीव्ड ही वाज सर्विंग द कॉमन गुड। उसको ये लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। हाय रे सेवा। हाँ, फिर उसको ये समझ में आ गया था और उसने ये मान लिया था कि सिर्फ जोर जबरदस्ती से और डरा धमका के ही आ,
काम निकाला जा सकता है। वैसे वो गलत नहीं था, आजकल का जो जमाना है उसमें भी यही हो रहा है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अगर सीधी उंगली से निकलता तो मुझे 4 दिन पुलिस स्टेशन में नहीं बैठना पड़ता। उंगली टेढ़ी की तो मेरा काम हुआ। गलत नहीं था वैसे वो, लोग मजबूर कर देते हैं। तो अब उस समय पर क्या था, वो सही था गलत था भगवान जाने, पर इस तरह खैर उसने जोर जबरदस्ती से और डरा के ही काम निकाला जा सकता है। ये उसको समझ में आया, सबसे बड़ा हथियार उसका वही था। और ये जो डिप्लोमेसी है एक शहर में, आ, उसका डिप्लोमेसी का तरीका ये था कि उनको संदेशा भेज दे कि या तो हथियार डाल दो या तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, और कोई चॉइस नहीं है, मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूं, आगे तुम्हारी मर्जी है। वो एक सबसे बेहतरीन टेररिस्ट था। और उसके जो आदमी थे जिनको वो प्रमोट करता था, और जो उसकी उनको प्रमोट करता था, जो उसके नक्शे कदम पे चलते थे और उसकी बात मानते थे। जंग में, खास करके नॉर्थ चाइना में, उसने आ, बहुत सारे मासूम बेगुनाह लाखों लोगों को बिना मतलब के मार दिया। हालांकि वो उससे लड़ भी नहीं रहे थे, वो शायद सरेंडर भी कर देते, लेकिन उन लोगों को उसने बिना मतलब के मासूम लोगों को मार दिया, शहर के शहर। ये इतना, इतने बड़े लेवल पर इतने लोगों को मारना, wholesale slaughter was of such proportion that the language of some areas changed from Iranian to Turkish. In some cases in China, so much destruction occurred that no records remain. वो कहते हैं कि उसने इतना, इस तरह उसने शहर के शहर तबाह किए कि कुछ ऐसी जगह जहां पर ईरान के लोग बसते थे, वहां के लोगों ने ईरान के लोगों को सबको मार दिया, और वो तुर्क के लोग जो हैं वहां आके बस गए, और वहां की भाषा तुर्की हो गई, या तो फिर पता नहीं चंगेज खान की भाषा तुर्की होगी। तो वहां की इस तरह उसने बेदर्दी से इतने बड़े पैमाने पे लोगों को मारा कि लोगों की कुछ ऐसी जगह थी जहां पे लोग ईरानियन भाषा में बात करते थे, उनकी भाषा तुर्की हो गई। और चाइना में कुछ जगह पर उसने इतनी बुरी तरीके से इतने बड़े पैमाने पे लोगों को मारा कि उस बारे में बताने वाला ही कोई नहीं बचा। उस कत्लेआम का कोई इतिहास में रिकॉर्ड नहीं है। मैं, हाँ, खत्म होने वाला है, रिकॉर्ड नहीं है। चंगेज खान के बारे में कोई किताब नहीं लिखी गई, उसकी कोई कहानी बताने वाला नहीं है, लेकिन वो एक इस तरह का राजा था जो गरीबी में पैदा हुआ, बहुत मुश्किलें देखी उसने अपने बचपन में, और इस वजह से उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। वो कभी किसी पर भरोसा कर नहीं पाया। एक बार, हालांकि उसका एक दोस्त था जिसे वो अपना समझता था, अ, एक इंसान को उसने अपना दोस्त क्यों समझा? लड़ने के लिए वहां पर आपको प्लानिंग करनी होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वहां पे आपका कोई तो एक इंसान चाहिए जिसके साथ आप आ, ये सब बातें करो और उनसे कहो ऐसा करे। तो एक अपने से छोटा, मतलब अपने लेवल का नहीं, राजा नहीं, उसके लिए काम करने वाला एक इंसान, उसको उसने एक तरह से अपना दोस्त या साथी बना लिया, जो उसको लगा कि ये दोस्ती निभाने के लायक है। उसकी जिंदगी जंग से भरपूर थी,
और वो जंग करता हुआ मर गया। 70-80 साल में मरा होगा। उसके उसको जो मानने वाले लोग थे, उन लोगों से उसने कहा था कि मुझे एक ऐसी जगह पे दफनाना जिसके बारे में किसी को पता ना हो। उन्होंने ऐसा ही किया, एक सीक्रेट जगह पे। और अगर किसी को पता था कि उसे कहाँ दफनाया है, उसे उठा के ले जाने के लिए भी तो लोग होंगे ना, उन सभी लोगों को मार दिया। या अगर किसी ने जानने की कोशिश की कि उसको कहाँ दफनाया है, उनको भी मार दिया। पता नहीं क्यों, मतलब उस दफनाने के बाद उसको क्या दिक्कत थी। शायद एक कहानी है ऐसी कुछ उसके लोगों में कि आ, उन लोगों ने एक नदी का रुख बदल दिया ताकि वो नदी चंगेज खान की कब्र के ऊपर से जाए, ताकि इसकी कब्र कभी ना मिल पाए और इसकी कब्र को कभी कोई खोदे नहीं और उसे परेशान ना करे। आज तक उसकी कब्र के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। माय गॉड। ये था खुदगर्जी के रास्ते पे चलने वाले एक की कहानी। बाकी दो और हैं, कल सुनेंगे उसके बारे में। गुड बाय।